अंग्रेजों के समय में कहा जाता था कि जहर खाओ न माहुर खाओ, मरना है तो पूर्णिया जाओ। यानी पूर्णिया में मलेरिया के मच्छर बड़े बड़े मच्छर होते थे और जो वहाँ गया वो मर ही जाता था। और दूसरे की पानी वहाँ का बहुत ख़राब था। अब पानी तो अभी भी ख़राब है, आयरन इतना ज़्यादा है कि अगर आप फिल्टर किया हुआ ट्रीट किया हुआ पानी नहीं पिए तो बहुत जल्दी आपको तरह तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। ये जो दर्द है उस इलाके का, ये किसी ने नहीं पकड़ा और ये वहाँ के नेताओं की कमजोरी कही जाएगी। वहाँ अब तक जो सबसे मुखर नेता माने जाते थे वो थे अजीत सरकार, जो पूर्णिया से सीपीएम के विधायक लगातार होते रहे। उनके जाने के बाद से फिर वो क्षेत्र अनाथ हो गया बिल्कुल। अब कोई वहाँ के लिए बोलने वाला नहीं है। आप कभी विधानसभा में आवाज़ नहीं सुनेंगे कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार की समस्या को लेकर के कोई हंगामा हुआ हो। कोई भाजपा को लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो हैं वो चले जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी के साथ, तो हिंदू वोट हमारे साथ पोलराइज होंगे, तो हम सीटें यहाँ ज़्यादा सीटें निकाल सकते हैं। और वो इलाका दरअसल समाजवादियों का गढ़ रहा है एक समय में, और मुस्लिम आबादी वहाँ बहुत है। कई उस इलाके को इतना इम्पोर्टेंट बनाने वाला जो शख्स है वो ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब की वजह से वो एरिया इतना फोकस में आया है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीती वहाँ से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रैली में ओवैसी को निशाने पर लिए, तेजस्वी यादव भी ओवैसी को ही निशाने पर लिए। ओवैसी अभी सबके निशाने पर हैं, सभी ओवैसी को विलेन साबित करने में लगे हुए हैं। मगर ओवैसी ने वहाँ के लोगों के दर्द को छुआ है, लोगों के दिल को छुआ है, इसलिए ओवैसी इस बार बड़ी ताकत बन के उभरेंगे, मैं अभी कह दे रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 होना अभी बाकी है, घोषणाएं भी बाकी है, लेकिन मैदान सज रहा है, अखाड़ा को तैयार किया जा रहा है, ये चुनावी माहौल भी बनाया जा रहा है। सभी पार्टी, खास करके केंद्र में सत्तासीन बीजेपी पूरे तरीके से माहौल को अब चुनावी बनाने की कोशिश कर रही है, उसकी कैंपेन भी जारी है। लेकिन हम आज अब बात करने वाले हैं बिहार और राजनीति की बात ना हो, ये कभी हो नहीं सकता है। बिहार हमेशा हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर सियासत को चमकाती रहती है, रंग को रोगन करती रहती है, और आज बात उसी पर हम करने जा रहे हैं। बिहार का सीमांचल इलाका पिछले कई महीनों से हॉट इलाका बना हुआ है। आखिर क्यों यह हॉट इलाका बना हुआ है, ये आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सीमांचल का इलाका बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके पीएम और गृह मंत्री तक सब सीमांचल की बात करते हैं। फायर ब्रांड बीजेपी के नेता भी सीमांचल की बात करते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल का दौरा भी कर चुके हैं, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में रैली भी कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में जब से एनडीए की गठबंधन टूटी है और महागठबंधन की सरकार बनी है, तो बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश भी सीमांचल की जमीन पूर्णिया से हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें नाम निकल कर आ रहा है प्रभाव और ताकत की, वो है असदुद्दीन ओवैसी, एएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका भी बिहार से ही दौरा शुरू हुआ। अपने रैली में बहुत सारे बातें बोले हैं, बोलकर वो वापस लौट चुके हैं। हम इसी मुद्दे पे आज सब कुछ बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी, और आपको बताएंगे कि सीमांचल हॉट सीट आखिर क्यों बना है। सर, सबके लिए सीमांचल इसलिए कि सीमांचल में सभी अपनी संभावना देख रहे हैं और लग रहा है कि सीमांचल से होकर के ही सत्ता का रास्ता आगे की ओर जाएगा। तो इसलिए वहाँ सभी अपनी ताकत लगा रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं, और उस इलाके को इतना इम्पोर्टेंट बनाने वाला जो शख्स है वो ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब की वजह से वो एरिया इतना फोकस में आया है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीती वहाँ से। किसी को ये उम्मीद नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। बड़े बड़े नेताओं के पांव तले से ज़मीन उन्होंने खिसका दी और उनको पता भी नहीं चला। हालांकि बाद में वो ठीक है, उनके 5 विधायकों में से 4 राजद में शामिल हो गए, मगर ये जरूर है कि उन्होंने पूरी राजनीति को, सीमांचल की राजनीति को बदल दिया। अब उनके प्रभाव से भाजपा अपने लिए सुनहरा मौका देख रही है। भाजपा को लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो हैं वो चले जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी के साथ, तो हिंदू वोट हमारे साथ पोलराइज होंगे, तो हम सीटें यहाँ ज़्यादा सीटें निकाल सकते हैं। और वो इलाका दरअसल समाजवादियों का गढ़ रहा है एक समय में, और मुस्लिम आबादी वहाँ बहुत है। कई विधानसभा क्षेत्र में तो 60% से ज़्यादा वोटर हैं मुस्लिम। तो ये, मगर ये जरूर है कि समाजवादी उस
में प्रभावी रहे हैं और बड़े बड़े नेता उस क्षेत्र से हुए हैं, मगर अब समाजवाद की ज़मीन वहाँ खिसक चुकी है। तो अब समाजवादी पार्टियों के नाम पर जो राजद है, जदयू है, वो वहाँ चुनाव लड़ते हैं, वो सीट जीतते हैं। एक समय में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, वहाँ कांग्रेस से 2-3 मंत्री उस इलाके से हर सरकार में होते थे। मगर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। एक तरह से वो उपनिवेश बना हुआ है बिहार का। एक समय था, अंग्रेजों के समय में कहा जाता था कि जहर खाओ न माहुर खाओ, मरना है तो पूर्णिया जाओ। यानी पूर्णिया में मलेरिया के मच्छर बड़े बड़े मच्छर होते थे, और जो वहाँ गया वो मर ही जाता था। माने मलेरिया का इतना प्रकोप था उस समय में। जंगल थे, झाड़ थे, तो झाड़ जंगल तो ये था। और दूसरे कि पानी वहाँ का बहुत ख़राब था। अब पानी तो अभी भी ख़राब है, आयरन इतना ज़्यादा है कि अगर आप फिल्टर किया हुआ, ट्रीट किया हुआ पानी नहीं पिए तो बहुत जल्दी आपको तरह तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी और आप दुनिया से सिधार सकते हैं। तो स्थितियाँ आज बदल जरूर गई हैं थोड़ी, मगर जितनी बदलनी चाहिए उतनी नहीं बदली है। आज भी लोग वही पानी पी रहे हैं, लौ अयस्क आयरन और वाला पानी पी रहे हैं। शुद्ध पानी वहाँ नहीं मिल रहा है। उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। वहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं है, पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं है। और आज भी लगभग 5 महीने 6 महीने कई इलाके ऐसे हैं जो नाव के सहारे लोग सड़क पर जाते हैं, जलमग्न रहते हैं। तो ये स्थिति है। और जो वहाँ खेती है वो भी बहुत उन्नत खेती नहीं है, परंपरागत तरीके से लोग खेती करें। हालांकि वो जूट का बड़ा क्षेत्र है, जूट की खेती उस क्षेत्र के किस्मत को बदल सकती है, मगर उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। तो वो एक तरह से उपनिवेश बना हुआ है। वहाँ से जीत के लोग आते हैं, यहाँ सरकार बन जाती है और ये उसी में रह जाते हैं। तो ये जो दर्द है उस इलाके का, ये किसी ने नहीं पकड़ा, और ये वहाँ के नेताओं की कमजोरी कही जाएगी। वहाँ अब तक जो सबसे मुखर नेता माने जाते थे वो थे अजीत सरकार, जो पूर्णिया से सीपीएम के विधायक लगातार होते रहे, और वो बहुत दमखम के साथ उस इलाके की आवाज़ उठाते थे। किसानों के खास करके बहुत बड़े बात, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों की भी बड़ी आबादी उस इलाके में है। तो इन तमाम लोगों के आवाज़, वो जो शोषित दलित पिछड़े लोग हैं उनके लिए वो एक चेहरा थे उनके, और उनकी आवाज़ यहाँ विधानसभा में उठाया करते थे। उनके जाने के बाद से फिर वो क्षेत्र अनाथ हो गया बिल्कुल। अब कोई वहाँ के लिए बोलने वाला नहीं है। आप कभी विधानसभा में आवाज़ नहीं सुनेंगे कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार की समस्या को लेकर के कोई हंगामा हुआ हो, कोई किसी ने विस्फोटक सवाल पूछे हों, ऐसा नहीं होता है। तो तस्लीमुद्दीन साहब भी एक बड़े नेता थे उस क्षेत्र से, मगर वो उस क्षेत्र का वो भी विकास नहीं कर सके। सीमांचल के गांधी के नाम, सीमांचल के गांधी कहे जाते थे। हालांकि गांधी थे नहीं वो, मगर उन पर कई सारे आरोप थे, ढेर सारे आरोप थे। आरोप तो अजीत सरकार पर भी थे, मगर उन पर भी थे। और जो हैसियत थी राजनीति में, उन्होंने बड़ी हैसियत अपने इर्द गिर्द जमा कर रखी थी, मगर उस हैसियत का इस्तेमाल उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए नहीं किया, उस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया। तो एक चेहरा वो भी थे, मगर अब वो चेहरा विहीन हो गया है। तो इस कमी को ओवैसी पूरा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चल के, एक छोर पर हैदराबाद, एक छोर पर पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, और वहाँ वो चल के आते हैं। और वो अभी उनका भाषण मैं देख रहा था, तो भाषण में वो कह रहे हैं कि राजगीर में ग्लास पुल बन गया, मगर अररिया में और किशनगंज में जो पुल बनने चाहिए वो दशकों से नहीं बने, आधे अधूरे पड़े हुए, कंप्लीट भी नहीं किया गया। सरकार का पैसा भी खर्च हो गया और काम भी नहीं हुआ। तो आखिर इनके लिए पुल कब बनेगा? आप शीशा में रहिए, हमको नसीब रोड भी नसीब ना हो। तो इस तरह की भावनात्मक चीज़ों से लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और खूब तालियां बज रही हैं। सभाओं में उनकी भीड़ भी खूब आई, खास करके नौजवान आए और बड़े उत्साह में सब दिखे और तालियां भी बजाई। तो ये यानी फिर से वो कोई कमाल करेंगे। और उन्होंने तो घोषणा कर दी कि इस बार 50 सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव और पूरे बिहार में घूमेंगे। गलती हो गई मुझसे। हाँ, पिछले बार कम उम्मीदवार दिए तो वो गलती थी, ये मैं मानता हूँ। और उन्होंने अपने जो अध्यक्ष हैं बिहार के, उनकी खूब तारीफ की। हाँ, ईमान साहब, अख्तरुल ईमान साहब की खूब तारीफ की, क्योंकि अंदर की बात ये है कि जब
उनके 4 विधायक जा रहे थे तो अख्तरुल ईमान को भी ऑफर था, पहले बात उन्हीं से शुरू हुई थी और उनको मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया, मगर फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ। हालांकि पहले वो राजद में ही थे अख्तरुल ईमान, और अच्छे वक्ता हैं, मुखर वक्ता हैं, मगर वो टस से मस नहीं हुए और वो अपनी पार्टी के वफादार बने रहे। तो इसलिए उनका जो ग्रेड है वो उनकी नज़रों में ऊपर हो गया है ओवैसी साहब के, तो खूब उनकी तारीफ़ की। तो इसका अर्थ ये है, उनकी सभाओं को अगर समझा जाए तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो उस इलाके के वोटर हैं, गरीब, मजलूम, मुस्लिम, वो एक बार फिर ओवैसी के साथ जा सकते हैं, जाने की संभावना दिख रही है। तो ऐसे में हिंदू वोटर भाजपा की ओर आएंगे, तो इसलिए भाजपा भी बहुत सक्रिय हो गई है उस इलाके में। हालांकि भाजपा पहले से भी विदेशी घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के सक्रिय रही है, मगर कोई बहुत काम नहीं कर पाई वो, क्योंकि जब वो सत्ता में आई तो विदेशी घुसपैठ से ही इनकार कर दिया पार्टी ने, तो वो भी देख करके रंग बदलते रहते हैं अपना। तो और अब ऐसे में पसपेश में पड़ी हुई है महागठबंधन की, हम क्या करेंगे, वहाँ के तो वोट बट रहे हैं, तो उसी में अपना हाथ पांव मारने के लिए ये भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रैली में ओवैसी को निशाने पर लिए, तेजस्वी यादव भी ओवैसी को ही निशाने पर लिए। ओवैसी अभी सबके निशाने पर हैं, सभी ओवैसी को विलेन साबित करने में लगे हुए हैं, मगर ओवैसी ने वहाँ के लोगों के दर्द को छुआ है, लोगों के दिल को छुआ है, इसलिए ओवैसी इस बार बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। मैं अभी कह दे रहा हूँ कि वो बड़ी ताकत बन के उभरेंगे और इसीलिए बाकी दलों की नींद हराम है। सर 2025 तो आने में टाइम है, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल कहिए ओवैसी के लिए। सेमी तो है, जनरल आम चुनाव होगा, लेकिन ओवैसी का बिहार में सीमांचल के ज़मीन कितना उर्वरा हो चुकी है, कितना खेतीहर हो चुका है। 2024 में सेमीफाइनल उसके लिए ज़रूर हो सकता है विधानसभा से पहले, कितना प्रभाव लग रहा है? नहीं, ओवैसी का तो प्रभाव बढ़ रहा है वहाँ, और अभी जो मैंने कहा भी कि जो भीड़ आई उनकी सभाओं में, कई सभाएं उन्होंने की। 24 में सीट निकल सकता है, बिल्कुल सीट बढ़ेगी, सीट 5 सीट जीती थी उन्होंने पिछले चुनाव में, इस बार वो सीट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, और एक समझिए कि वो एक ताकत बन के पार्टी उभरेगी बिहार में। तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की सरजमीन, सीमांचल की राजनीति को लेकर कितना करें, सर ने आपको बताया है। परवीन बागी ने, वरिष्ठ पत्रकार ने एक एक करके आपको बताया है कि किस तरीके से भाजपा और गैर भाजपा यानी महागठबंधन दोनों पार्टियों के निशाने पर है सीमांचल आखिर क्यों निशाने पर, सब आपने समझा है। ये तो वक्त बताएगा कि सीमांचल में किसको कितना फ़ायदा और किसको कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो भीड़ आ रही है, जनसभा में जो लोग सुनने के लिए उमड़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर दोनों पार्टियों, खास करके महागठबंधन और एनडीए के उसमें सबसे बड़ी जो बीजेपी है, लोगों के लिए सर दर्द ज़रूर बढ़ा दिया है। आप देखते रहिए हमारे लाइव बिहार को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की दूसरी खबर के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।